Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। NCERT और UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हमारी इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 भूगोल के दूसरे अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। मकसद ये है कि भारत की जो अलग अलग भू आकृतियां हैं और वो कैसे बनी उसको समझें। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। भारत की ज़मीन पे आप देखें तो बहुत ही अलग अलग तरह की फिजिकल वेरिएशंस हैं। कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं फैले हुए मैदान, फिर कहीं पुराने पठार हैं, कहीं रेगिस्तान है, द्वीप है। तो हम इन सभी स्वरूपों को न सिर्फ देखेंगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये बने कैसे, और इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी जो थ्योरीज हैं वो हमारी मदद करेंगी। इनका जिक्र यूपीएससी के सवालों में भी आता रहा है। तो चलिए भारत के नक्शे पर इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो शायद यही समझना ज़रूरी है कि आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे? हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को समझना होगा। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई बड़ी छोटी प्लेटों में बटी हुई है, और ये प्लेटें तैर रही हैं, मतलब हिल रही हैं, गतिशील हैं। यूपीएससी ने भी, मुझे याद है, 2013 के एक प्रश्न में पूछा था कि पृथ्वी की सतह पर जो बदलाव आते हैं उनके पीछे कौन से कारक हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स उनमें से एक मुख्य कारक है। अब भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, मतलब दक्षिण का हिस्सा, वो कभी गोंडवाना भूमि नाम के एक बहुत विशाल प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना भूमि? अच्छा, जिसमें आज के भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका भी थे। वो सब जुड़े हुए थे? हाँ बिल्कुल, वो सब एक साथ थे। फिर जब ये गोंडवाना भूमि टूटी तो जो भारतीय प्लेट थी वो उत्तर की तरफ खिसकने लगी, और खिसकते खिसकते जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। इसी जबरदस्त टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, उसका जन्म हुआ। और यही वजह है, आप देखें तो हिमालय आज भी भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है, मतलब स्टेबल नहीं है। 2016 और 2013 के GS1 के पेपर में जो सवाल थे भूस्खलन पर, वो इसी अस्थिरता की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, और हिमालय के बनने के बाद उसके दक्षिण में जो एक बड़ा सा गड्ढा या बेसिन जैसा बन गया होगा, क्या उसी में नदियों ने मिट्टी लाके जमा की जिससे उत्तरी मैदान बने? एकदम सही सोचा आपने। हिमालय से जो नदियां निकली, उन्होंने लाखों सालों तक उस बेसिन में मिट्टी, गाद, अवसाद जमा किए, और उसी से बना दुनिया का एक सबसे उपजाऊ मैदान, हमारा उत्तरी मैदान। और इसके ठीक उलट जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, जो गोंडवाना का ही बचा हुआ टुकड़ा है, वो पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। ये ज्यादातर पुरानी, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे करोड़ों साल पहले जो घटनाएं हुई उन्होंने आज के भारत का नक्शा तय कर दिया। चलिए अब भारत के जो मुख्य भौतिक विभाग हैं उनको एक एक करके देखते हैं। इनको मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है ना? हाँ, 6 मुख्य भाग हैं। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवां, तटीय मैदान। और छठा, द्वीप समूह। तो शुरुआत करते हैं हिमालय से। हिमालय यानी दुनिया की छत। ये भूवैज्ञानिक रूप से देखें तो काफी युवा है, मतलब नए बने हैं, और बनावट के लिहाज से वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स, यानी प्लेटों के दबाव से मुड़कर बने पहाड़। ये भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक एक चाप, एक आग की शक्ल में फैले हैं, लगभग 2400 किलोमीटर लंबे। बिल्कुल, और ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे उबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इनकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, जैसे कश्मीर में करीब 400 किलोमीटर, और पूर्व में कम होती जाती है, अरुणाचल में करीब 150 किलोमीटर। ऊंचाई में भी फर्क है। पूर्वी हिस्से की चोटियां पश्चिमी हिस्से के मुकाबले ज्यादा ऊंची हैं। अगर हम बनावट देखें
तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसमें 3 समानांतर श्रृंखलाएं मिलती हैं। अच्छा, 3 पैरेलल रेंजेस। सबसे उत्तर वाली है महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। अरे इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट तो खैर नेपाल में है, पर कंचनजंगा भारत में, नंगा पर्वत, ये सब यही हैं। और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती होंगी? जी हाँ, बिल्कुल। हिमाद्री हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसके दक्षिण में आती है दूसरी रेंज, निम्न हिमालय या हिमाचल। ये श्रृंखला ज्यादातर बहुत दबी हुई, कंप्रेस्ड और बदली हुई चट्टानों से बनी है। इसकी ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच रहती है। और जो मशहूर श्रृंखलाएं हैं जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, वो इसी हिमाचल रेंज का हिस्सा है। और यहीं पर कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जैसे सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं। अच्छा। फिर सबसे दक्षिण में, सबसे बाहर की तरफ जो रेंज है वो है शिवालिक। इसकी चौड़ाई कम है, 10-50 किलोमीटर, और ऊंचाई भी कम है, 900 से 1100 मीटर के बीच। ये शायद हिमालय से जो नदियां मिट्टी बजरी लाती हैं उनसे बनी हैं। और हाँ, वो जो हिमालय और शिवालिक के बीच लंबी घाटियां हैं उन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। हाँ बिल्कुल, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब प्रसिद्ध दून घाटियां हैं। तो ये तो हुआ उत्तर से दक्षिण का विभाजन। हिमालय को हम पश्चिम से पूर्व नदियों के आधार पर भी बांटते हैं। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। अच्छा, और ब्रह्मपुत्र नदी के पार पूर्व में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी जहां दिहांग गॉर्ज बनाती है, उसके बाद वो एकदम तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और फिर भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ फैल जाती है। इस हिस्से को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। यह हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और ज्यादातर बलुआ पत्थर यानी सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हैं। यहाँ बहुत घने जंगल हैं। पूर्वांचल यानी इसमें पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां आती हैं। हाँ, यूपीएससी पीवाईक्यूज में भी यहाँ से सवाल आए हैं। जैसे 2014 में डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम और सारामती शिखर नागालैंड का मिलान पूछा था, और 2013 में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का गारो हिल्स से संबंध पूछा था। हालांकि गारो हिल्स टेक्निकली मेघालय पठार का हिस्सा है, पर है पूर्वांचल के करीब ही। तो ये दिखाता है कि इन पूर्वी क्षेत्रों की जानकारी कितनी जरूरी है। निश्चित रूप से इन पहाड़ियों और वहां की जनजातियों, वहां के पर्यावरण पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब हिमालय के बाद चलते हैं उत्तरी मैदान की ओर। उत्तरी मैदान, भारत का अन्न भंडार। ये मैदान 3 बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल से बना है। और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, लाखों सालों में हिमालय के ठीक दक्षिण में जो बड़ा सा बेसिन था, उसमें इन नदियों ने इतनी उपजाऊ मिट्टी जमा की है कि ये मैदान बन गया है। और यही उपजाऊ मिट्टी, साथ में पानी की अच्छी उपलब्धता और बढ़िया जलवायु, इसी वजह से ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और कृषि के नजरिए से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण। हमारी खाद्य सुरक्षा बहुत हद तक इसी मैदान पर निर्भर करती है। हाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका ज्यादातर हिस्सा तो अब पाकिस्तान में है। गंगा का मैदान घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक फैला है, मतलब हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, थोड़ा झारखंड, पश्चिम बंगाल। और ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम में है। और नदियों के बीच की जमीन दोआब, वो भी तो बहुत उपजाऊ होती है। और हाँ, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप। हाँ, माजुली। ये मैदान दिखने में भले ही समतल लगते हों, सपाट, लेकिन इनमें भी ऊंचाई निचाई के आधार पर, रिलीफ फीचर्स के आधार पर विविधताएं हैं, जिन्हें हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई, बांगर और खादर। अच्छा, ये 4 क्या हैं? भाबर, ये वो कंकड़ पत्थर वाली पट्टी है जो पहाड़ से उतरते ही नदियां जमा करती हैं शिवालिक के पास, जहां कहते हैं छोटी नदियां गायब सी हो जाती हैं। फिर इसके दक्षिण में जब ये नदियां वापस जमीन पर आती हैं तो एक नम दलदली क्षेत्र बनता है, उसे कहते हैं तराई।
ये पहले बहुत घने जंगलों और वन्य जीवों का इलाका हुआ करता था, हालांकि अब काफी हद तक साफ करके खेती के लिए इस्तेमाल होता है। और बांगर और खादर, ये पुराने और नए जलोढ़ मैदान है ना? सही। बांगर जो है वो पुराना जलोढ़ है। ये नदी के बाढ़ वाले मैदान से थोड़ा ऊपर होता है, एक ऊंची जमीन, वेदिका या टेरेस जैसा। इसमें चूनेदार कंकड़ भी पाए जाते हैं जिन्हें खंकर कहते हैं। ये खादर के मुकाबले थोड़ा कम उपजाऊ होता है। और खादर जो है वो बाढ़ वाले मैदान का नया युवा जलोढ़ है। हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछ जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है और जहां गहन खेती होती है उसके लिए आदर्श है। यूपीएससी की तैयारी में इन चारों के बीच का जो फर्क है वो समझना जरूरी है, खासकर कृषि और जमीन के उपयोग के लिहाज से। बिल्कुल, ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये एक मेज जैसा भूभाग है, टेबल लैंड है ना, पुरानी चट्टानों से बना हुआ। हाँ, ये गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है, तो ये प्राचीनतम भूभाग है। पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना। इसकी खासियत है कि यहाँ चौड़ी और उथली घाटियां हैं और गोल पहाड़ियां हैं। इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। मध्य उच्च भूमि यानी नर्मदा नदी के उत्तर वाला हिस्सा, जिसमें मालवा का पठार आता है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हैं और दक्षिण में विंध्य रेंज। और यहाँ जो नदियां बहती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ये यहाँ का ढलान दिखाता है। पूर्व की तरफ इसका जो विस्तार है उसे बुंदेलखंड, भगेलखंड और फिर छोटा नागपुर पठार कहते हैं। एकदम सही। और नर्मदा नदी के दक्षिण में जो त्रिभुज के आकार का भूभाग है वो है दक्कन का पठार। इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज है, पूर्व में महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखलाएं हैं। ये पठार पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व की तरफ इसकी ढलान कम होती जाती है। इसका एक हिस्सा टूटकर उत्तर पूर्व में भी चला गया है। मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ियां, ये एक भ्रंश, एक फॉल्ट के कारण मुख्य पठार से अलग हो गया। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां यहीं पर हैं। और दक्कन पठार की एक खास पहचान वो दक्कन ट्रैप्स भी हैं, जहां काली मिट्टी मिलती है। ये ज्वालामुखी लावा से बनी है क्या? हाँ बिल्कुल। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के फैलने और ठंडा होकर जमने से हुई है। इसलिए यहाँ की चट्टानें आग्नेय हैं और इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से, वेदरिंग से काली मिट्टी बनी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट ये ज्यादा ऊंचे हैं और लगातार हैं, मतलब बीच में ज्यादा कटे फटे नहीं हैं। पश्चिमी तट के समानांतर चलते हैं। इन्हें पार करने के लिए सिर्फ कुछ दर्रे, पासेस हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए और ऊंचे होते जाते हैं। अनाईमुडी लगभग 2695 मीटर और डोडा बेटा करीब 2637 मीटर यहाँ की ऊंची चोटियां हैं। यहाँ बारिश भी खूब होती है ना? हाँ, पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब अरब सागर से मॉनसून की नम हवाएं आती हैं तो वो इन घाटों से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और बरस जाती हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मुकाबले कम ऊंचे हैं, औसत ऊंचाई सिर्फ 600 मीटर के करीब, और ये अनियमित है, कंटिन्यूअस नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ने इन्हें जगह जगह से काट दिया है। 2015 के यूपीएससी के एक प्रश्न में गोदावरी की सहायक नदियों का जिक्र था, वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। महेंद्रगिरी करीब 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और शेवरॉय और जावादी पहाड़ियां भी इसके दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। ठीक है, पठार के बाद अब रुख करते हैं सूखे इलाके की तरफ। भारतीय मरुस्थल यानी थार मरुस्थल, ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में है। हाँ, ये बालू के टीलों से ढका हुआ एक लहरदार सा मैदान है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। जाहिर है यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क है और प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम, कांटेदार झाड़ियां वगैरह ही मिलती हैं। 2013 GS1 के एक प्रश्न में दुनिया के गर्म मरुस्थलों की स्थिति पर बात थी कि वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 20-30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं।
वो बात थार पर भी लागू होती है। यहाँ की नदियां भी शायद बारिश के मौसम में ही दिखती हैं और समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेत में गायब हो जाती हैं। लूनी ही इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। और वो जो अर्धचंद्राकार बालों के टीले होते हैं, बरकान, वो यहाँ खूब दिखते हैं, खासकर जैसलमेर के पास। हाँ, बरकान यहाँ की खास भू आकृति है। अच्छा, अब चलते हैं समुद्र के किनारे यानी तटीय मैदानों की ओर। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में ये पतली पतली पट्टियां हैं मैदानों की। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। बिल्कुल। पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। उत्तर में कोंकण तट, मुंबई गोवा, बीच में कन्नड़ मैदान और दक्षिण में मालाबार तट। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। ये पश्चिमी तट से ज्यादा चौड़ा और समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां अपने डेल्टा बनाती हैं, जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ हैं। और चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो भी तो पूर्वी तट पर उड़ीसा में है। हाँ, और पुलिकट और कोलेरू झीलें भी महत्वपूर्ण हैं। सही कहा। और अब हमारा आखिरी भौतिक विभाग, द्वीप समूह। भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। हाँ, एक तो अरब सागर में केरल तट के पास लक्षद्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये प्रवाल यानी कोरल से बने हैं। जी हाँ, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल पॉलिप्स के कंकालों के जमा होने से हुआ है। इन्हें पहले लक्काद्वीप, मिनीकॉय, अमीनी द्वीप कहते थे। 1973 में नाम लक्षद्वीप पड़ा। ये कुल 32 वर्ग किलोमीटर के बहुत छोटे से क्षेत्र में फैले हैं। कावारत्ती यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ एक पिट्टी द्वीप है जो निर्जन है, मतलब लोग नहीं रहते। वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अच्छा। और अंडमान निकोबार, ये तो लक्षद्वीप से काफी बड़े हैं और संख्या में भी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण एक लंबी चेन में फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला के ही ऊपरी हिस्से हैं जो पानी से बाहर निकले हुए हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप हमारे देश के लिए सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से विषुवतीय जलवायु मिलती है और बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। और हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, वो भी तो यही अंडमान निकोबार में। बिल्कुल। तो ये थे भारत के 6 मुख्य भौतिक विभाग। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है कि वो कैसे बना। एनसीईआरटी के जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होते हैं, जैसे अलग अलग भू आकृतियों के बीच अंतर पूछना, जैसे बांगर और खादर में, या पश्चिमी और पूर्वी घाट में, या फिर मुख्य विशेषताओं को पहचानने के लिए कहना, जैसे भाभर क्या है या प्रवाल द्वीप कौन से हैं, या स्थानों को नक्शे पर पहचानने को कहना। हाँ, जैसे अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभाग कौन से हैं, या अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार है। इन सवालों का मकसद यही होता है कि हम इन विभागों की मुख्य विशेषताओं और उनकी लोकेशन को समझ पाए हैं या नहीं। जैसे आपने बताया बांगर और खादर में अंतर, वो सिर्फ परिभाषा का नहीं है, बल्कि उनकी उर्वरता, उनकी फर्टिलिटी और खेती में उनके उपयोग का भी है। सही कहा। इसी तरह पश्चिमी और पूर्वी घाट का अंतर सिर्फ उनकी ऊंचाई या वो कितने कंटिन्यूअस हैं इसका ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो नदियों के बहने के तरीके को, बारिश के पैटर्न को और वहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न इन गहरे कनेक्शंस को समझने में मदद करते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो कुछ खास बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी चाहिए। हिमालय की श्रेणियां, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और पूर्व में पूर्वांचल, जिसमें पटकाई, नागा, मिजो पहाड़ियां हैं। मुख्य शिखर कंचनजंगा, नंगा पर्वत हिमालय में, अनाईमुडी, डोडा बेटा पश्चिमी घाट में, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में। मैदानों के प्रकार भाबर, तराई, बांगर, खादर, इनका क्रम और विशेषताएं। पठार मध्य उच्चभूमि मालवा पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन ट्रैप काली मिट्टी। घाट पश्चिमी घाट जो सतत हैं, ऊंचे हैं, और पूर्वी घाट जो कटे फटे हैं, कम ऊंचे हैं। मरुस्थल थार और उसमें बरकान जैसी टीले। तटीय मैदान पश्चिम में कोंकण, कन्नड़, मालाबार, पूर्व में उत्तरी सरकार, कोरोमंडल
और चिल्का झील जैसी झीलें, द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो प्रवाल से बने हैं, अंडमान और निकोबार जो जलमग्न पर्वत माने जाते हैं, और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी। प्रमुख दर्रे थाल, भोर, पालघाट ये पश्चिमी घाट में हैं, और वो नदियां जो विभाजन करती हैं जैसे सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, दिहांग हिमालय में, और नर्मदा पठार में। बिल्कुल, ये प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स हैं, और अगर मेंस के लिहाज से देखें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भौतिक विभाग सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, ये भारत की जलवायु को तय करते हैं, जैसे हिमालय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। ये हमारे जल संसाधनों का स्रोत है, ज़्यादातर नदियाँ इन्हीं पहाड़ों पठारों से निकलती हैं। ये हमारी कृषि का आधार है, खासकर उत्तरी मैदान। हमारी खनिज संपदा इन्हीं पठारों में छिपी है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार। आपने देखा होगा परमाणु खनिज या शेल गैस पर PYQs में सवाल आए हैं, वो इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। और ये हमारी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या कहाँ बसेगी इसको भी गहराई से प्रभावित करते हैं। ये तय करते हैं कि लोग कहाँ रहेंगे, क्या उगाएंगे और किन संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ और पहलू भी हैं, जैसे हिमालय जैसे जो युवा पर्वत हैं उनकी अस्थिरता, जैसे हमने भूस्खलन के खतरे की बात की, वो आपदा प्रबंधन के लिए एक चुनौती है। वहीं जो हमारे तटीय इलाके हैं और द्वीप हैं उनका सामरिक, स्ट्रेटेजिक और आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये सारे पॉइंट्स मुख्य परीक्षा के उत्तरों में गहराई लाते हैं। वाकई, मतलब भारत का भौतिक स्वरूप सिर्फ भूगोल का विषय नहीं है, ये तो हमारी जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। और हाँ, एक बात और, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा हमने शुरू में कहा था, प्लेटें अभी भी हिल रही हैं, गतिशील है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की तरफ धकेल रही है। इससे हिमालय की ऊंचाई आज भी बहुत धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही है। तो भविष्य में ये भू आकृतियां कैसी दिखेंगी? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इन नाजुक भौगोलिक संरचनाओं को, खासकर हिमालय के ग्लेशियरों को, हमारे तटीय मैदानों और द्वीपों को कैसे प्रभावित करेगा? ये कुछ सोचने वाले सवाल हैं। निश्चित रूप से भारत का भौतिक स्वरूप एक डायनामिक चीज है जो लगातार बदल रही है। उम्मीद है इस चर्चा से इसकी जटिलताओं को समझने में सबको मदद मिली होगी। अपने स्रोतों को पढ़ते रहें, खंगालते रहें और सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.